अस्सलाम वालेकुम। बोली उसमें खुश आमदी। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे बड़ी खबर के साथ। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें समाअत में मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों के अफसरान की जानिब से बयानात रिकॉर्ड कराए गए हैं, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान बनने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। बच्चों का आग से खेलना मुमकिन तौर पर आतिशज़दगी की वजह करार दिया जा रहा है। केस की मजीद समाअत बुध तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। केस की मजीद समाअत बुध तक के लिए मुलतवी की गई है। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का यह अहम इजलास हुआ है, जिसमें समाअत में मुख्तलिफ सरकारी निजी इदारों के अफसरान ने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। गुल प्लाजा कैसे भस्म हुआ, जाने क्यों कर गई, वजूहात क्या थी, जिम्मेदार कौन। सिंध हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन ने सरकारी अफसरान की क्लास ले ली। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार अपने वकील तारिक मंसूर कमीशन के रूबरू आए। तारिक मंसूर ने कमीशन को अपनी मालूमात फराहम करने की कोशिश की, जिस पर कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने हिदायत की कि मालूमात ईमेल के जरिए फराहम की जाएं। इस दौरान डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपनी बात करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि इजलास खत्म होने के बाद उनकी बात सुनी जाएगी। एसएसपी आरिफ अजीज ने कमीशन को बताया, वाकई की इत्तला मिलते ही फौरी नफरी भेजी। मालूम नहीं था कि अंदर कितने लोग हैं। आरिफ अजीज ने बताया, इमारत में 2 बच्चे आग से खेल रहे थे। मकाम पर मौजूद सामान भी ऐसा था जिससे आग को फैलने में मदद मिली। दोनों बच्चों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर सुमेरा हुसैन ने कमीशन के सामने ये एतराफ़ किया कि फायर सेफ्टी के हवाले से इदारों में कमी है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में फायर ऑडिट किया गया था और कुछ सिफारिशात पर अमल भी किया गया। सिविल डिफेंस के डायरेक्टर अब्दुल हमीद ने कमीशन को बताया कि उनके इदारे के पास वसाइल की कमी है और स्टाफ की तादाद भी बहुत कम है। कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी और इकदामात पर सवालात उठाए। उन्होंने एसएसपी और दीगर गवाहान को सवालनामे फराहम किए और हिदायत की कि उनके जवाबात मुकम्मल तौर पर जमा कराए जाए। कमीशन ने केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। और सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की समाअत के दौरान ही सीनियर सहाफ़ी बाबर सलीम ने कमीशन को बताया कि केएमसी फायर ब्रिगेड बगैर चीफ फायर ऑफिसर काम कर रहा था और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वक्त पर गुल प्लाजा नहीं पहुंच सकी थीं। उन्होंने मजीद कहा कि जो फायर टेंडर वहां पहुंचे थे उनमें ज़रूरी आलात की कमी थी और जापान से हासिल की गई रेस्क्यू व्हीकल्स भी इस्तेमाल नहीं की गई। बाबर सलीम ने फायर ब्रिगेड की स्नॉकल की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए। ये नामुमकिन हो गया था हमारे लिए कि हम इसमें काम करें, लेकिन आप क्यों नहीं पूछी और लोग कैसे अंदर फंस गए? जी, इस पे हमने फिर काम शुरू किया, अपनी इन्वेस्टिगेशन। तो हमारे सामने एक अजीबोगरीब सिस्टम आया जिससे हम चौंक गए। कराची का महकमा फायर ब्रिगेड केएमसी गुज़िश्ता कोई 14-15 महीने से बगैर चीफ फायर ऑफिसर के काम कर। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक सबूत मीडिया के सामने लाने का ऐलान किया है। कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ पेश करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इमारत की तामीर में बेज़ाब्तियाँ मौजूद थीं। 19 फरवरी को ईमेल करके दरख्वास्त जमा करवाई, लेकिन हमें सुना नहीं गया। एमक्यूएम के पास मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। हमने 19 फरवरी को ईमेल पर जमा करा दी। जब तारिक मंसूर हमारे वकील खड़े हुए वहाँ, तो उन्हें कहा गया कि हमने वो आपकी पिटीशन देखी है, लेकिन वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं, कंफॉर्मिटी में नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है। इस इमारत की तामीर में जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, हमारे पास कुछ ऐसे सबूत और शवाहिद हैं। गुज़िश्ता 18 सालों से जो बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है, उनकी मुजरिमाना गफलत भी है और इखरात। फारूक सत्तार इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी इसकी मियाद ख़त्म हो जाने के बाद गुल मोहम्मद खानानी साहब उस वक्त के बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान थे, ब्रिगेडियर AS नासिर, उनके पास दरख्वास्त जमा कराते रेगुलराइजेशन की। ब्रिगेडियर AS नासिर और एक रिटायर्ड अखलाक अहमद, डायरेक्टर जनरल KBCA, वो रिटायर्ड थे, लेकिन उनके घर पर फाइलें बाद में मिली, उनके प्राइवेट निजी दफ्तर पर फाइलें मिली और उन्हें उस वक्त इजाफी तौर पर, एजाजी तौर पर
ब्रिगेडियर AS नासिर DG KBS KBCA के ऊपर बिठाया गया था गैर कानूनी तौर पर, और उन्हीं के नीचे उन अफसरान की मशरूम ग्रोथ हो रही थी जिन्होंने आगे जाकर बिल्डिंग कंट्रोल में एक सिस्टम कायम किया, SBC, जो KBCA बाद में SBCA बनी, और फिर वहाँ पर एक सिस्टम कायम हुआ। उस सिस्टम की बुनियाद 2003 में जो रेगुलराइज, और बिलाशुबा ये रेगुलराइजेशन नेमतुल्लाह खान मरहूम उस वक्त के मेयर यानी कि साबिक मेयर या नाज़िम कराची, उनकी नाक के नीचे SBCA में ये रेगुलराइजेशन हुई 2003 में। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी इजाज़त से हुई या बालाई बाला उनको बाईपास करके नीचे के अफसरान ने न जाने किसको खुश करने के लिए वो वायलेशन रेगुलराइज की, वो बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी तामीरात रेगुलराइज की जो किसी हाल में हुई, यानी इस लॉ से भी कवर नहीं होती थी। ये जो सिंध रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2002, 1 साल की मियाद, हाँ इसमें परमिसेबल लिमिट में आप कर सकते हैं, लेकिन पार्किंग की जगह पर 178 दुकानों का बनना जो कि बेसमेंट में थी, बेसमेंट में पार्किंग थी और बेसमेंट में 178 दुकानें बनी। अब वाज़ेह रहे कि नेमतुल्लाह खान मरहूम नाज़िम है कराची के, और उस वक्त का जो बल्दियाती कानून था 2001 का गालिबन या 2000 का, उसके तहत बिल्डिंग कंट्रोल कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इलेक्टेड मुंतखब मेयर या नाज़िम के अंडर में होती थी। आपको याद होगा जो मेरे सीनियर साहब यहाँ पर बैठे हैं, SBCA उस वक्त KBCA था और KBCA कंट्रोल होता था ऑर्डिनेंस 79 से, और 1 साल की मियाद दी गई ये सिंध रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस में कि वायलेशन को रेगुलराइज कराएं। तो 1 साल हो गया, उसमें रेगुलराइज नहीं हुई। उसके 10-15 दिन के बाद गुल मोहम्मद खानानी जो मालिक है गुल प्लाजा का, वो आता है और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अपनी जो परमिसेबल लिमिट की है वो तो कराता ही कराता है, लेकिन जो नॉन परमिसेबल लिमिट की वायलेशन है, जो नॉन परमिसेबल है, जो करे, वो भी किस तारीख को वो ऑर्डर निकलता है ज़रा बताएं। 14/4/2013 ये अप्रूवल है, 2003 सॉरी, ये है जो एमनिस्टी के बाद अप्रूवल दी गई। ये सरकारी दस्तावेज़ात है सारी की सारी, और हो नहीं सकती। किस कानून के तहत? इसका सेक्शन 5 के तहत बैन है, और 5C में है यूजेस, यानी किस यूजेस पार्किंग स्पेस फॉर अदर पर्पस until such space is restored to its original purpose। ऐसा, हाँ पार्किंग स्पेस की वायलेशन हुई है तो दोबारा पार्किंग के लिए तो बन सकती है, लेकिन पार्किंग स्पेस की वायलेशन नहीं हो सकती। बेसमेंट में 178 दुकानों का रेगुलराइज होना सन 2003 में, मैं कहूँ कि ये जमात इस्लामी खामोश क्यों है? वो तो इतनी रेटरिक करती है। पीपल्स पार्टी इसलिए कि आगे जाकर 2003 की ये वायलेशन, जहां बेसमेंट में और पार्किंग की जगह पर 178 दुकानें बन गई, रेगुलराइज हो गई 14 अप्रैल 2003, जो एमनिस्टी का कानून है जिसमें पार्किंग स्पेस बेसमेंट रेगुलराइज नहीं हो सकती, 178 दुकानों को रेगुलराइज किया गया। वो भी एमनिस्टी लॉ जो था सिंध रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2002, उसके 1 साल की मियाद पूरी होने के बाद फ्लैग्रेंट ब्लेटेंट ग्रॉस वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, यानी जो कवानीन थे बेज़ाब्तगी की इंतहा कर दी गई और ये रेगुलराइज कर दी गई 14 अप्रैल 2003। अब जब एंटी करप्शन और जो बदनुमानी इंसदाद बदनुमानी के इदारे हैं, जब उनके नोटिस में ये बातें आईं तो उन्होंने 2003 से इंक्वायरी शुरू की
اور 2005 میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کیس نمبر 56 2005 کے نام سے ایک ایف آئی آر اور اس کے تحت 6 چالان کورٹ میں جمع کرائے. 2 گل پلازا کے تھے, 4 باقی فائلیں جو اخلاق احمد صاحب کے گھر سے ملی, جو بریگیڈیئر اے ایس ناصر اس وقت ڈی جی کے بی سی اے تھے, محی الدین شریف ایک افسر ہے, ان کی ملی بھگت سے. اور جو گل پلازا میں جو چالان جمع ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سب سے فیوریٹ اور عزیز ترین افسر منظور قادر, ان کا نام بھی اس ایف آئی آر میں بھی شامل ہے. اور اس ایف آئی آر کے تحت جو چالان گئے, چالان نمبر 11 اور چالان نمبر 11 اور 12, ان دونوں میں منظور قادر اور منظور کاکا کا نام ہے. اور 2005 میں یہ ایف آئی آر گئی اور 2007 میں یہ چالان. پارکنگ کی جگہ پر 178 دکانیں بننا سوالات اٹھاتا ہے. جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر نعمت اللہ خان کی ناک کے نیچے گل پلازا کو ریگولرائز کیا گیا. اس وقت کسی نے سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ اہم پریس کانفرنس فاروق ستار کی جاری ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی پر کاروبار کا اختتام ہو گیا. پہلے کاروبار دن ٹریڈنگ کے دوران 5478 پوائنٹ کی کمی ہوئی. مارکیٹ نے 6 نفسیاتی حدیں کھو دیں. 100 انڈیکس 1,67,691 پوائنٹ پر بند ہوا. سونے چاندی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں پہلے کاروباری دن شدید مندی رہی. ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 6000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی. کاروبار کا اختتام 5478 پوائنٹس کی کمی پر ہوا. 100 انڈیکس 1,67,691 پوائنٹ پر بند ہوا. دوران کاروبار انڈیکس 1,74,336 پوائنٹ کی بلند ترین سطح اور 1,66,886 پوائنٹ کی کم ترین سطح پر ٹریڈ ہوا. مارکیٹ نے 6 نفسیاتی حدیں کھو دیں. 24 ارب روپے مالیت کے 46 کروڑ 12 لاکھ حصص کے سودے طے پائے. مجموعی طور پر 567 کمپنیوں میں حصص کا کاروبار ہوا. دوسری جانب عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $30 اضافے سے $5,138 کی سطح پر پہنچ گئی. عالمی مارکیٹ میں اضافے کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 3,000 روپے بڑھ کر 5,34,562 روپے ہو گئی، جبکہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 2,572 روپے اضافے کے بعد 4,60,015 روپے تک جا پہنچی. فی تولہ چاندی 146 روپے مہنگی ہو کر 9,094 روپے کی سطح پر آ گئی. فی 10 گرام چاندی 125 روپے اضافے سے 7,796 روپے ہو گئی. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے قطر کا سرکاری دورہ کریں گے. یہ دورہ امیر ریاست قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دعوت پر کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دوحہ میں قیام کے دوران وزیر اعظم کی امیر قطر کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات ہوگی، جس میں سیاسی روابط، اقتصادی تعاون، توانائی شراکت داری اور عوامی سطح پر تبادلوں سمیت باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور افرادی قوت کی برآمد جیسے شعبوں میں نئے مواقع تلاش کریں گے. عدالتی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے. علیمہ خانم کے وکیل نے 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی. استغاثہ نے استثناء کی درخواست کی مخالفت میں دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ جان بوجھ کر عدالتی کارروائی میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، لہٰذا درخواست خارج کی جائے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد علیمہ خانم کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو مسترد کر دیا. عدالت نے پولیس کو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے احکامات بھی جاری کر دیے. لاہور کے مین ہول میں ماں بیٹی کے گرنے کے واقعے کے بعد بھی انتظامیہ کو ہوش نہ آیا. سیالکوٹ کی انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. مین ہول کے ڈھکن وقت پر نہ لگ سکے. ڈھکن نہ ہونے کے باعث بچے کے نالے میں گرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. راہگیر نے بچے کو ریسکیو کیا، جس کے بعد انتظامیہ نے مین ہول کے ڈھکن لگا دیے.
खेलों के मैदान से खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम कल इंग्लैंड के मध्य मुकाबला आएगी। पाली किले में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। सेमीफाइनल की राह हमवार करने के लिए पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना जरूरी हो चुका है। शिकस्त की सूरत में अगर मगर के चक्कर में फंस जाएंगे, मैच के लिए कौमी टीम के फाइनल 11 में एक या फिर दो तब्दीलियां की जा सकती हैं। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर हुआ, दोनों को एक पॉइंट मिला। इंग्लैंड ने पहले मैच में मेजबान श्रीलंका को हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल पाली किले में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच की तैयारियों के लिए ट्रेनिंग में मसरूफ है। अहवाल क्या है, पाली किले में हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज का दूसरा मैच जो है वो पाकिस्तान अपना कल इंग्लैंड के खिलाफ कैंडी के पाली किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो पाली किले में प्रैक्टिस सेशन जारी है। 3 घंटे पर तवील ये प्रैक्टिस सेशन है जिसमें खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। कोच माइक हैसन जो हैं वो इस प्रैक्टिस सेशन को लीड कर रहे हैं। कप्तान सलमान अली आगा खुद खिलाड़ियों की निगरानी कर रहे हैं। भरपूर प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर टीम पाकिस्तान का जो है वो जारी है। और अगर ग्रुप की बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जो है ग्रुप 2 में 1 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। और कल का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़रूरी होगा। अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो कल का मैच पाकिस्तान को लाजमी जीतना होगा। और अगर कैंडी पाली किले के मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ पर बिल्कुल साफ़ है, मतला साफ़ है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल भी जो वेदर है पाली किले का वो बिल्कुल साफ़ होगा और बारिश का इम्कान नहीं है कल के मैच में। और कल रात 7 बजे पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो पाली किले। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।